बच्चों, आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें हम प्रश्न जो हैं उनके हम उत्तर देखेंगे, उन्हें समझेंगे और उनमें से नोट्स तैयार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि इन्हें हमें पॉइंट वाइज लिखना है ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिल सके और हमारे जो लिखने का तरीका है वो उसमें नोट्स में अच्छा लगे। तो पहला शुरू करते हैं। पहला है, उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। कैप्टन चश्मे वाला था, उसके अंदर देशभक्ति और देश प्रेम की भावना बहुत ही अधिक थी, इसीलिए उसे कैप्टन चश्मे वाला कहते थे। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपार यानी कि बहुत अधिक श्रद्धा थी, इसलिए भी उन्हें कैप्टन कहते थे। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। संगमरमर की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं लगा हुआ था और नेताजी हमेशा चश्मा लगाते थे। इसे देखकर यह उन्हें बहुत ही आहत करती थी। नंबर 4, वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, पर उपयुक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। उनके हृदय के अंदर त्याग और समर्पण की भावना थी, जैसे कि किसी फौजी कैप्टन के हृदय में होती है। यद्यपि उनका जो शरीर था वह ऐसा नहीं था हट्टा कट्टा की एक कैप्टन हो, परंतु उनके जो ये सारे गुण थे वो उन्हें ये कहने पर हमें मजबूर करते थे कि वो एक कैप्टन है। उनकी देशभक्ति देखकर ही लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इनमें तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे? पहले क्वेश्चन है कि हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे। अब इसका उत्तर है कि हालदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की मूर्ति होगी। जैसे ही हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन चश्मे वाले की मौत हो गई है, तो उन्हें यह सोचकर वो मायूस हो गए कि अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा तो लगा होगा ही नहीं, इसलिए वो मायूस थे। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन मर चुके हैं, अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा। अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा न होगा, इसलिए हालदार साहब मायूस थे। नंबर 2 है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? नंबर 2 है, मूर्ति पर चश्मा है भले ही सरकंडे का है, इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्ति के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हालदार की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। जब नेताजी की मूर्ति पर हालदार साहब ने सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्होंने सोचा कि चाहे चश्मा तो है लेकिन बेशक सरकंडे का ही हो, तो उससे लोगों की देशभक्ति के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ और हालदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने ही लगाया होगा, यह उन्होंने सोचा। तो इससे यह उम्मीद जगती है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें भी देशभक्ति है और देशभक्तों के प्रति आदर और श्रद्धा की भावना है। नंबर 3 है, हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? हालदार साहब निराश थे कि सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं, इस बात से वे भावुक हो उठे। हालदार साहब ने जब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्हें तो निराशा थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं मिलेगा, लेकिन जब उन्हें मूर्ति पर चश्मा मिला तो उनकी निराशा आशा में बदल गई और उन्होंने सोचा कि अभी भी लोगों में देशभक्ति विद्यमान है और जो किसी बच्चा ही ऐसा काम कर सकता है जो सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा सकता है, तो उन्हें इस बात पे उनकी निराशा आशा में बदल गई कि बच्चे
बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी विद्यमान है। नंबर 3 है आज से स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम को जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका अर्थ क्या है? बार बार सोचा होगा उस कौम को। हालदार साहब ने सोचा कि जो लोग उन लोगों पर हंसते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति की खातिर अपनी पूरी गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम मतलब न्योछावर कर दी है हंसते हंसते, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, और कुछ लोग उनके ऊपर ही हंसते हैं। तो हम देखते हैं कि हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर ये बात कहते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं जो अपना घर परिवार रिश्तेदार अपना यौवन यहाँ तक अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। हालदार साहब का यही मतलब है कि जिन लोगों ने अपने देशभक्ति के लिए अपना घर परिवार अपने रिश्तेदार अपनी जिंदगी सब कुछ तक दाव पे लगा दिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी इन बातों का उपहास करते हैं, और ऐसे लोग स्वार्थ ही उनके लिए सब कुछ है। नंबर 4 है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें प्रश्न उत्तर नंबर 4 है प्रश्न का कि जो पान वाला था उसका चरित्र कैसा था, वो कैसा था दिखने में, ये रेखा चित्र पूरा प्रस्तुत करना है। तो पान वाला कैसा था? पान वाला जिसकी कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान है, चौराहे के ऊपर उसकी दुकान थी। उस दुकान पर प्राय हालदार साहब पान खाते हैं। वहाँ हौलदार साहब पान खाने के लिए रुकते थे। पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज है। उसका स्वभाव कैसा है? खुशमिजाज है। वह मोटा तथा काला है। उसके मुंह में पान हुसा ही रहता है, मतलब उसके मुंह के अंदर हमेशा पान ही भरा रहता है। उसकी भारी भरकम तोंद है। पान ठुसे रहने से बतीसी लाल और काली है। वह वाक्पटु है, यानी कि बोलने में चतुर है। वाक्पटु मतलब बोलने में चतुर है तथा व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है, लोगों पर व्यंग्य कसता है, उसकी ऐसी भाषा है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास करता हुआ ही नजर आता है। जब कैप्टन के बारे में जब भी पूछा है तो वह हमेशा उपहास ही करता हुआ नजर आता है। कहता है कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है। वह हृदय और भावुक भी है। कैप्टन की मौत हो जाने पर हालदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला उदास हो जाता है, उसकी आंखें भर आती है। तो पान वाले के बारे में बताया गया है कि उसके एक पान की चौराहे पर दुकान है, जहाँ की हवलदार साहब रोज जब भी वहाँ आते हैं पान खाने के लिए रुकते हैं। उसका स्वभाव खुशमिजाज है। वह मोटा काला है। उसके मुंह में हमेशा ही पान भरा रहता है। उसकी तोंद बाहर निकली हुई है। पान खाने की वजह से उसके दांत हैं जो काले और लाल हो गए हैं। वह बोलने में बहुत ही चतुर है तथा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करता है। कैप्टन के बारे में पूछ करने पर उपहास ही करता हुआ नजर आता है। और लेकिन वह इसके साथ साथ एक सहृदय और भावुक भी है, क्योंकि जब कैप्टन की मौत हो जाती है और हालदार साहब पूछते हैं तो वह उदास हो जाता है और उसकी आंखें भर आती है। नंबर 5, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी का इस तरह उपहास करना उचित नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग मरियल होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था, अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी निंदनीय है। पान वाले ने जो यह टिप्पणी की है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कैप्टन के प्रति जो पान वाला है उसकी ये संकीर्ण सोच यानी कि छोटी सोच ही बताती है। जो कैप्टन जो सहानुभूति सम्मान का पात्र था, वह उसका उपहास ही करता रहता था। उसका उपहास करना उचित नहीं था, ठीक नहीं था।
वह अपनी छोटी सी दुकान में ही देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। देशभक्ति की भावना उसके अंदर थी। बेशक वो शरीर से अपंग और मरियल होते हुए भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगी हुई थी। अतः यह पान वाले की जो टिप्पणी थी वो उसकी बहुत ही निंदनीय थी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? इसमें पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो पहले का आंसर है कि हालदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो सुभाष की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठती थी। देश के लिए सुभाष के किए कार्यों को याद कर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। इस कारण हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। तो हालदार साहब के बारे में बताया गया है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। इसी वजह से जब भी वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते थे तो देशभक्ति की भावना उनके अंदर और अधिक होकर जाग उठती थी और उनके सामने सुभाष चंद्र बोस के जो भी किए हुए काम थे देशभक्ति के लिए वो उन्हें याद आ जाते थे और इसीलिए वो चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। नंबर 2, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसका है कि जो पान वाला कभी कैप्टन का उपहास किया करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें करना उसे अच्छा भी नहीं लगता था। वहीं पान वाला कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गई, गला भराया, आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया। इस भावना से स्पष्ट है कि पान वाला जितना खुश मिजाज था उतना ही सहृदय भी था। तो इसमें पान वाले के बारे में बताया कि जब कैप्टन जिंदा था तो पान वाला उसका बहुत ही उपहास करता था। उसे ज़्यादा कोई कैप्टन के बारे में पूछता तो अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो वो भी अंदर से भावुक हो उठा। उसका हृदय एकदम पसीज गया, उसकी आंखें नम हो गई, उसका गला भी भराया और आंखें पोंछते हुए उसने उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया। इसलिए इससे ये पता चलता है कि पान वाला जितना खुशमिजाज था उतना ही वह सहृदय भी था। नंबर 3, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। नंबर 3 है, कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना भरी थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मे के सुभाष की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। एक तो कैप्टन के मन के अंदर देशभक्ति की भावना इतनी गाढ़ी भरी हुई थी, प्रगाढ़ मतलब बहुत ज्यादा भरी हुई थी कि उसमें देशभक्तों के प्रति इतनी आस्था और सम्मान थी कि जब मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया तो वो उसकी भूल को सुधार रहा था और बार बार अपनी दुकान से चश्मा कैप्टन बार बार सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। नंबर 7वां प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। ये हमें खुद से बनाना है। मैं जो आपको ये बता रही हूँ इसमें अच्छे से समझ के हम अपने शब्दों में उनका विवरण कर सकते हैं। हालदार साहब कैप्टन को देखने से पहले समझ रहे होंगे कि कैप्टन प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जिसमें सुभाष की आजाद हिंद फौज के सिपाही जैसी अनुशासित छवि होगी, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा और उसके प्रति लोगों में विशेष सम्मान होगा। समाज में अवश्य ही उसकी अलग पहचान होगी जो सबके द्वारा सराहनीय होगी। इस तरह हालदार साहब के मानस पटल पर ऐसे ही सैनिक व्यक्तित्व की छवि विराजमान रही होगी। तो हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को नहीं देखा था उसने सोचा कि कोई अच्छा हट्टा कट्टा और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी होगा जो सुभाष चंद्र बोस की तरह उनकी अनुशासित छवि की तरह दिखाई देता होगा। उनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होगा, लोगों में उसके प्रति सम्मान होगा, लोग उनकी इज्जत करते होंगे, बहुत पैसे वाला होगा, यह भी उसने सोचा था। पर इस तरह हालदार साहब के मानस पटल पर मतलब मस्तिष्क में या उनके मन में ऐसे सैनिक व्यक्तित्व की छवि विराजमान रही होगी।
नंबर 8 है कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। नंबर 1 है इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आजकल हर कस्बे, चौराहे, किसी भी शहर या महानगर के जो चौराहे हैं उन पर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाते हैं, या कोई देशभक्त हो या कोई नेता हो उनकी मूर्ति लगी रहती है। तो इसके पीछे का प्रचलन क्या उद्देश्य है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर पहला है प्रमुख स्थानों पर विशिष्ट अनुकरणीय महापुरुष की मूर्ति लगाने की परंपरा रही है। यह परंपरा स्थान के महत्व और सुंदरता तक सीमित नहीं है, अपितु उसके निश्चित उद्देश्य रहे हैं। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं लगाई जाती, उसके कुछ न कुछ उद्देश्य रहते हैं। नंबर 1, मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि उस महापुरुष के बारे में जाने और उनसे अनुप्रेरित हो। मूर्ति लगाने का उद्देश्य ये होता है कि उससे लोग प्रेरणा ले और उस महापुरुष के बारे में जाने और उनसे अनुप्रेरित हो। नंबर 2, उस महान पुरुष से शिक्षा ले और उस संस्कृति को बनाए रखे, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उसे उस महान पुरुष से शिक्षा लेकर बनाए रखे। नंबर 3, उस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति और देश के प्रति किए योगदानों की लोगों के मध्य चर्चा करे, भावी पीढ़ी को जानकारी मिलती रहे और वे गौरवान्वित हो। तो इस मूर्ति लगाने का उद्देश्य यह है कि महापुरुष जो जिनकी मूर्ति लगाई हुई है उसके द्वारा समाज, संस्कृति, देश के प्रति योगदान के में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया उनकी चर्चा करे और भावी पीढ़ी को इसकी जानकारी मिलती रहे, इसलिए ये मूर्ति लगाई जाती है। नंबर 6 है आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और करवाना चाहेंगे और क्यों। तो हम अपने इलाके में किस व्यक्ति की मूर्ति लगवाना चाहेंगे और क्यों ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने तरीके से इसमें से लेकर कुछ भी नोट्स बना सकते हैं अपने शब्दों में। हम देखते हैं, हम अपने इलाके में आचार्य चाणक्य की प्रतिमा लगवाना चाहेंगे जो सर्वथा संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना के आधार थे। उनकी योजनाएं ऐसी थी कि प्रकृति भी चाहकर असफल नहीं कर सकी। उनका ऐसा चिंतन था जिससे दूसरे दांतों तले अंगुली दबाने के लिए विवश थे। साहस के ऐसे धनी थे कि शत्रु समुदाय भी विरोध करने के लिए तैयार नहीं होता था। उनके संकल्प की तुलना कोई नहीं कर सकता था। वे अभावों में भी संकल्प को पूरा करने में समर्थ थे। ऐसे आचार्य सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम किसकी मूर्ति लगाना चाहेंगे? आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य बहुत ही आचार्य जो चाणक्य थे उनकी योजनाएं ऐसी थी जो प्रकृति भी चाहकर असफल नहीं कर सकती थी, और जो दुश्मन थे या शत्रु थे वो भी उनका विरोध नहीं कर पाते थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व था, उनकी कोई तुलना, संकल्प की कोई तुलना नहीं कर सकता था। तो ऐसे आचार्य सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है और ऐसे आचार्य की हम मूर्ति लगाना चाहेंगे। नंबर 3, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। चौराहे पर जो हम मूर्ति लगाते हैं उसके प्रति आपके और लोगों के क्या दायित्व होने चाहिए। उस मूर्ति के प्रति हमारा दायित्व यह होगा कि जिस महापुरुष की मूर्ति है उस महापुरुष के बारे में यथा समय लोगों को परिचित कराएं। मूर्ति की स्थापना स्थल पर समय समय पर विविध प्रकार के आयोजन करते रहें। लोग उस महापुरुष को राष्ट्रीय गौरव के रूप में जाने और उनका सम्मान करें। किसी भी स्थिति में उसका अपमान न होने दे और मूर्ति के सौंदर्य को भी बनाए रखे। तो उस मूर्ति के प्रति हमारे क्या क्या दायित्व होने चाहिए कि जिसमें महापुरुष की मूर्ति है यथा समय उन्हें हम लोगों से परिचित कराएं, और उसे लोगों से परिचित कराने के लिए मूर्ति की स्थापना स्थल पर समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार के आयोजन करते रहने चाहिए। लोग उस महापुरुष के राष्ट्रीय गौरव के रूप में जाने और उनका सम्मान करें। किसी भी स्थिति में हमें उनका अपमान नहीं होने देना चाहिए और मूर्ति के सौंदर्य को भी बनाए रखना चाहिए। नंबर 9 है समय पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए।
तो हम सब निम्नलिखित कार्यों पर देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं, जैसे बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग देना, जल स्रोत के आसपास गंदगी न फैलाना, पूजा अर्चना यज्ञ हवन आदि के उपरांत जली या जली जो सामग्री होती है और राख को नदियों में नहीं फेंकना, शवों को नदियों में प्रवाहित न करना, सार्वजनिक वस्तुओं का मिलजुल कर उपयोग करना तथा उन्हें स्वच्छ रखना, उन्हें तोड़ फोड़ से बचाना, देश की एकता अखंडता पर आंच न आने देना, समाज एवं देश की प्रगति में योगदान देना, शहीदों तथा स्वाधीनता सेनानियों के प्रति आदर भाव रखना और लोगों के बीच समरसता फैलाना। हम सबको क्या करना चाहिए? देश प्रेम अपना प्रकट करने के लिए प्रदूषण को रोकना चाहिए। हमें किसी भी तरह का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। जल प्रदूषण के लिए जल के जो स्रोत होते हैं उनके आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। पूजा अर्चना का जो सामग्री हम काम में लेते हैं वो कुछ जली होती है, कुछ अजली होती है और उस राख को हम नदियों में फेंक देते हैं, तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। सब जो होते हैं हम उसको नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं उनका मिलजुल कर उपयोग करना और उन्हें हमें स्वच्छ रखना चाहिए। हमें उन्हें तोड़ फोड़ से बचाना चाहिए, इससे हमारे देश की अखंडता बनी रहेगी। और हमारा देश प्रेम के प्रति योगदान यही है कि शहीदों और स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारा आदर भाव रहना चाहिए, लोगों के बीच समरसता फैलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, निम्न पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब उसको चौड़ी फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, कैप्टन कहाँ से लाएगा उन चश्मों को, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। तो जो उसने चौड़े चौखट के चश्मे मूर्ति पर लगा रखे थे वो उसे दे देगा और उधर दूसरा बिठा दिया और उधर दूसरा फ्रेम लगा देता है। ये इसका अर्थ है। नंबर 11, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो जब दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्द अपनी भाषा में यथा स्थान सहज रूप से आ जाते हैं तो भाषा दुरूहता से बच जाती है, भाव को समझने में सहजता होती है। दूसरी भाषाओं के सहज प्रयोग से भाषा में लचीलापन आ जाता है। इस प्रकार दूसरे शब्द भी भाषा में ऐसे समझ आते हैं कि उसी भाषा के प्रतीत होने लगते हैं। ये सही है कि जब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें लचीलापन आ जाता है भाषा में, उसमें दुरूहता या कठिनता नहीं आती है जो बच्चों को समझ ही ना आए। उसमें कुछ अपनी भाषा के शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे वो शब्द भी ऐसे लगते हैं कि उसी भाषा के हो, किसी दूसरी भाषा के नहीं है, तो भाषा में सहजता आती है इससे। नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब सबसे पहले देखते हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि जब वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, जो वाच्य का बिंदु होता है वो कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, तो उसे ही हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाएगा, इस तरह से। तो इसमें पहला है, अभी हमें इन्हें किसमें बदलना है, कर्मवाच्य में। ये कर्तृवाच्य है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। ये इसका कर्मवाच्य हो गया। नंबर 2, दूसरा है पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला नया पान खा रहा, तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। जो द्वारा, जिस शब्द में द्वारा का प्रयोग हो जाता है वो कर्मवाच्य कहलाता है। तो पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था।
नंबर 3, पान वाले ने साफ बता दिया था। तीसरा है, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। नंबर 4, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। नंबर 4 में कर्मवाच्य होगा ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नंबर 5, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो इसमें कर्मवाच्य बनेगा नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। लास्ट है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। ये हमने कर्मवाच्य में बदले। अब ये लास्ट क्वेश्चन है नंबर 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। अभी तो हमने कर्मवाच्य में बदला था वाक्यों को, अब हमें किस में बदलना है? भाववाच्य में। तो भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो ना ही कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसमें पहला है माँ बैठ नहीं सकती। अब इसका भाववाच्य बनेगा माँ से बैठा नहीं जाता। जो भाववाच्य का प्रयोग है वो असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो माँ बैठ नहीं सकती, इसका भाववाच्य बनेगा माँ से बैठा नहीं जाता। नंबर 2, मैं देख नहीं सकती, भाववाच्य बनेगा मुझसे देखा नहीं जाता। नंबर 3, चलो अब सोते हैं, इसका भाववाच्य बनेगा चलो अब सोया जाए। नंबर 4, माँ रो भी नहीं सकती, भाववाच्य बनेगा माँ से रोया भी नहीं जाता। तो बच्चों, ये आज हमने इसके प्रश्न उत्तर देखे। आपने अच्छे से समझा। अब इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें।